हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेल। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या होता है, कौन चीज़ हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाती है सर्किट में, इसका सोर्स क्या है, या पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, आज ये पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे सेल क्या है, ईएमएफ, सेल का ईएमएफ क्या होता है, किसको ईएमएफ बोलते हैं, उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस सेल की क्या होती है, और साथ में इन दोनों में ईएमएफ और इसमें क्या है रिलेशन, क्या होता है, ईएमएफ ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल, क्या रिलेशन होता है दोनों में, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ रहे हैं सेल। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, सेल किसको बोलते हैं। तो सेल जो है हमारा, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाती है करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो या फिर हमारा एनर्जी का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है कि एनर्जी को हम बदल सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर फॉर्म बट टोटल रिमेन्स कंजर्व। तो एनर्जी बदली जा सकती है। तो सेल में हम क्या करते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये कोई चार्ज है, इसकी फील्ड है, अगर फील्ड के अंदर जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल भी है तो वहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, क्यू वी होगी। और इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है, दूर कम होता है, तो जहाँ पर एनर्जी क्या होगी, कम। अगर दो पॉइंटों पे हम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दे, एक पर ज़्यादा एक पर कम, तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट पर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एक पर कम, तो चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मीन्स करंट मिल सकती है अगर दो पॉइंटों में पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर दें। तो यही सेल क्या करता है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोवाइड करवाता है सर्किट को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है करंट को फ्लो करवाने, चार्जेस के फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, द डिवाइस which provides the potential difference to the circuit to the circuit to maintain current is called cell, उसको हम सेल बोलते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, केमिकलों के पास जो एनर्जी होती है उसको ये बदलती है, उसका यूज़ करती है ये डिवाइस का चार्जेस को फ्लो करवाने में। मतलब चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करते हैं डिवाइस। तो दूसरी डेफिनेशन है, the device which converts chemical energy into electrical energy known as cell, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है सेल मैकेनिज्म, सेल कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है। तो सेल जो काम करता है वो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसमें कौन सा मैकेनिज्म अपनाया जाता है, इसमें अपनाया जाता है कि केमिकलों के पास जो एनर्जी होती है, डिपेंड करता है कौन से टाइप का सेल है, बट केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं, ठीक है। यही इसके अंदर यही मैकेनिज्म लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इसी पर ये सेल काम करता है। तो मैकेनिज्म क्या है, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे काम करता है। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सेल को बढ़ाते कैसे हैं और ये काम करके कैसे देता है। ठीक है, पहले ये समझना पड़ेगा, तभी सिंबल, वहीं से सिंबल बना है कि सेल का लिखने का सिंबल क्या होता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, वहीं से समझ आएगा ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, वो सारा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन, सेल में एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन क्या है, उसी पे सेल जो है टर्मिनल पोटेंशियल उसके ऊपर आ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल देता है वो। ठीक है, उसके अंदर एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या है, हमेशा जो हर एक सिस्टम जो है, यूनिवर्स का कोई भी सिस्टम हो, वो चेंज होता है लोएस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग। एवरी सिस्टम रिमेन्स इन लोएस्ट एनर्जी, हर सिस्टम है जो वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। जितने भी यूनिवर्स की चेंजेस होती हैं, रिएक्शंस होती है, वो क्यों होती हैं, टू रिमेन इन द टू अटेन द लोएस्ट एनर्जी। आपको बोला जाए पहाड़ी से पत्थर नीचे क्यों आता है, ताकि वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। हम हम बैठना पसंद करते हैं या लेटना पसंद करते हैं, क्योंकि ताकि हम लोएस्ट एनर्जी में रहें। तो हर सिस्टम लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। तो जहाँ पर भी है इसकी कंस्ट्रक्शन इसी के बेस पर है, यही नियम लगता है यहाँ पर कि सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कोई कंटेनर लेंगे और इसमें हम H2SO4 डाल देते हैं। कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, सिस्टम है एटम्स का, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ चुकी है। ठीक है, ये फील्ड जनरेट करते हैं तो इनको कंबाइन होने में वर्क हुआ होता है और दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इनके पास एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होता है, हमने एक जिंक की रोड ली और जिंक की रोड को हमने बीच में डाल दिया, इसके बीच में। अब जैसे जिंक को डालते हैं, Zn जिंक को डालते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि ये जो सिस्टम है H2SO4 मॉलिक्यूल जो है, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, SO सल्फेट पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को जोड़ कर रखती है, एक फोर्स है जो बांध कर रखती है। ठीक है, इसमें। ठीक है, अब क्या है, इनको जोड़ने में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम एनर्जी लगती है जोड़ने में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। बट जो जिंक है हमारा, ठीक है, अगर जिंक को जोड़े हम, अगर जिंक को इसके कनेक्ट में लेके आए H2SO4 के कॉन्टेक्ट में, तो इसको जुड़ने में जो एनर्जी है वो बड़ी कम लगती है, लोएस्ट एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए इनको जोड़ने में। जिंक को सल्फेट के साथ जोड़ने में एनर्जी कम चाहिए और इसके साथ जोड़ने में एनर्जी मैक्सिमम होती है इसके पास। तो ये किससे वह पसंद रहना करेगा, सल्फेट जिंक के साथ रहना पसंद करता है, H2SO4 के साथ नहीं, H2 के साथ नहीं रहना, तो यह टूटना चाहता है। ठीक है, और जिंक इसके साथ रहना चाहता है, सल्फेट के साथ। तो यहाँ एक रिएक्शन होती है, यहाँ H2SO4 है, तो जैसे जिंक की प्लेट को हम रोड को बीच में डालते हैं तो एक चेंज आती है। चेंज क्या आती है, ये टूट जाता है, ये टूटता है। एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट में, रिएक्शन क्या होती है, इन इलेक्ट्रोलाइट में एक रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है कि ये जो H2SO4 है ये टूट जाता है, जिंक जैसे आता है तो जिंक की वजह से ये टूटता है। ठीक है, H2
2H प्लस प्लस अलग हो जाते हैं, आयन्स अलग हो जाते हैं, SO4 अलग हो जाता है, माइनस SO4 ये अलग हो जाता है, तो यहाँ आयन अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब तो फिर भी ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये Zn क्या है, न्यूट्रल है, इसके एटम न्यूट्रल होंगे तो ये नेगेटिव को नहीं खींचेंगे। अब बट ये इसके साथ रहना चाहता है एनर्जी को, ताकि एनर्जी कम हो, तो इसके लिए क्या करेगा, इसके एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पुश कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये टूटता है, जिंक टूटता है, जिंक के एटम टूटते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो पुश कर देता है। ठीक है, वो पुशअप हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव, तो जहाँ क्या क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव, तो Zn पॉजिटिव आयन जहाँ क्रिएट हो जाता है, तो ये सल्फेट को खींच लेता है, तो सल्फेट कहाँ चला जाता है, सल्फेट इधर चला जाता है। तो रिएक्शन होता है जिंक रोड पे, कौन सा रिएक्शन होता है कि Zn जो होता है वो क्या दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को पुशअप कर देता है, और क्या बन जाता है, ये Zn लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन, और Zn पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जहाँ होती है। ठीक है, अब ये जहाँ पर नेगेटिव बन गए, इलेक्ट्रॉनों को पुश कर दिया, एटम टूटा, इलेक्ट्रॉनों को पुश कर दिया, तो माइनस के चार्ज जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उनको पुशअप करना चाहता है, बट ये माइनस बाहर नहीं जाते, क्योंकि बाहर एयर है। ठीक है, एयर में नहीं जा सकते, यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक और रॉड ली हमने कॉपर की ले सकते हैं, या कोई मेटल और एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है, रिएक्टिविटी मान लो जो एनर्जी की जोड़ने की कमी है, तो इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन सिर्फ जिंक करता है। तो जहाँ पर क्या होगा, अब जैसे प्लस हुआ तो ये प्लस H2 पॉजिटिव को, आयन को, 2H पॉजिटिव आयन को इधर रिपेल कर देगा, ये यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और सल्फेट को खींच लेगा, सल्फेट इधर चला जाएगा, तो सल्फेट के आयन इधर चलेंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसके साथ मिल जाएंगे, क्या बना देंगे, एक रिएक्शन और होती है, कौन सी, सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव जिंक आयन के साथ मिलकर ZnSO4 बना देता है, तो ZnSO4 यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, और ये H पॉजिटिव इधर जाता है, तो H पॉजिटिव माइनस को खींच लेता है, माइनस को इधर खींच लेता है, तो यहाँ क्या रह जाते हैं, दूर एंड पे प्लस को धकेल लेता है, तो प्लस इधर आ जाते हैं, तो प्लस चार्ज जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, माइनस इधर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होती है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसका कम। ठीक है, तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लेट पे आ जाता है, और नेगेटिव इस पे आ जाता है। तो जहाँ पर इस ढंग से जो सेल बनता है, और सेल में क्या होता है, इस ढंग से ये रिएक्शन बीच में होती है, जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो टूट जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल, सल्फेट ये नेगेटिव को ऊपर रिपेल कर देता है। ठीक है, और ये सल्फेट जिंक पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, सल्फेट इधर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाते हैं, और पॉजिटिव इधर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर आगे नेगेटिव, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नेगेटिव हो जाता है, इसका मैक्सिमम हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये सेल बन गया। अगर हम एक कोई बल्ब यहाँ लगा दी, बल्ब की रेजिस्टेंस होगी, जहाँ बल्ब लगा दिया हमने, एक कंडक्टर लिया, बल्ब को जोड़ दिया इसके साथ, अगर जोड़ दे तो अब रास्ता मिल जाएगा इसका, ये तो बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के ऊपर 2 टर्मिनल पे। अब क्या होगा, तो ये फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस से माइनस फील्ड इसमें जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ जनरेट, तो क्या होगा, फील्ड का फोर्स क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ चलेंगे, ये फील्ड के अपोजिट चलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो जहाँ पर इकट्ठे थे वो इधर जाना शुरू हो जाएंगे, इधर मूव करेंगे, यहाँ से मूव किए। ठीक है, अब जहाँ से मूव किए तो क्या होगा, इधर न्यूट्रल कर देंगे, ये न्यूट्रल हो गया, प्लस न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बना दे, 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या करेगा,
ये बना देगा हाइड्रोजन, जो एयर में चली जाएगी, यहाँ से एयर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से ऐसे चलेंगे यहाँ पर पहुँच गए, फिर एक नया एटम टूटेगा जिंक का, सल्फेट इधर चलेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर चलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर होता हुआ इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर तो ऐसे एक चेन जो है इलेक्ट्रॉनों की वो फ्लो होना शुरू हो जाती है सेल में। ठीक है, समझ गए? और किसके कारण? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, ऐसे समझ गए? और ये सारा क्यों हो रहा है? एनर्जी को कंजर्व करनी है, ताकि वो लोएस्ट एनर्जी में रहने चाहते हैं। तो केमिकलों की एनर्जी जो है वो चेंज होगी किसमें? इसमें, मोशन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, केमिकलों की जो थोड़ी एनर्जी थी, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डेफिनेशन चाहिए वही करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से अब देखिए जहाँ पर, तो जब जब भी हम सेल को जोड़ेंगे किसी सर्किट के साथ, ये सर्किट है कोई पास जिसमें अप्लायंस जोड़े होंगे, जहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा? उसमें करंट चलना शुरू होगा। ठीक है, पूरी क्लोज्ड चेन में करंट चलेगी, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से चलेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे। तो करंट कहाँ से कहाँ चलती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम कहाँ लेते हैं डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर चलेंगे। और जहाँ पर चार्ज चलेंगे, नेगेटिव चार्ज चलेंगे प्लस टू माइनस, तो डायरेक्शन कौन सी लेंगे? अपोजिट लेते हैं, माइनस टू प्लस। तो करंट जो चलती है सेल में वो चलती है बाहरी सर्किट में चलती है प्लस टू माइनस, और अंदर चलती है माइनस टू प्लस। ठीक है, ये अच्छा। अब जो बाहरी सर्किट में हम जोड़ते हैं, बाहरी सर्किट में कोई अप्लायंस लगाएंगे, उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस होती है, तो जब करंट चलता है यहाँ से, चार्ज चलते हैं माइनस टू प्लस, तो पोजीशन होती है। तो उनको अगर इलेक्ट्रॉनों को चलाना है तो क्या करना पड़ता है? फील्ड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, पुशअप ज़्यादा करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए वर्क करना पड़ता है पोटेंशियल सेल को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अंदर भी होती है, क्योंकि जब सल्फेट आयन चलेंगे तो बाकी साथ में और एटम भी होंगे, उनके साथ कोलिजन हो जाएगा जिंक सल्फेट के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस दो तरह की होती है, एक सेल के अंदर भी होगी और एक बाहर भी होगी। ठीक है, तो जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो जहाँ होगी इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो बाहर होगी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल को हम लिखते हैं आर से और इंटरनल को लिखते हैं स्मॉल आर से। तो जो अंदर होगी वो आर से लिखी जाएगी, बाहर ही वो कैपिटल आर से लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ईएमएफ क्या होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग भी बता दिया। अच्छा, केमिस्ट्री में आएगा, वहाँ पर ये देख लेंगे आप, तो रिएक्शन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब है ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होती है? ई से लिखते हैं हम इसको। तो ये जैसे ही सेल के दो टर्मिनल हैं, इनको जोड़ते हैं सर्किट के साथ, तो एक का नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एक का प्लस पोटेंशियल होता है। ये प्लस वाला हाई होता है और एक माइनस वाला लो होता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, इसका कम होता है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, जैसे लगाएंगे तो यहाँ फील्ड क्रिएट होगा, प्लस से माइनस जैसे सर्किट में क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो करंट अपोजिट चलना शुरू हो जाएगा, बोलते हैं टेकन लेते हैं डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ नेगेटिव से चलेगी शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट से फिर नेगेटिव तक पूरी क्लोज चेन में चलेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण इनको इलेक्ट्रॉन और चार्ज को मूव करने के लिए, करवाने के लिए सेल को वर्क करना पड़ता है।
तो एक सिंगल चार्ज को पूरे सर्किट में, सेल में भी और एक्सटर्नल सर्किट में भी चलाने के लिए जो काम करना पड़ता है सेल को, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी चार्ज, यूनिट चार्ज को होल सर्किट और सेल में से पास करने में जो वर्क होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ क्या हुआ? द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम, to move the unit charge in whole circuit, whole circuit मतलब cell plus circuit, external circuit, ये बाहरी सर्किट, सर्किट इसको बोल, known as EMF। EMF क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। EMF known as EMF of cell। ठीक है, it is denoted by E, it is denoted by E, इसको E से लिखते हैं हम। ठीक है, ये होगा जहां से जहां तक जाने टोटल। अच्छा, अगर एक चीज और इसमें एक और डेफिनेशन भी है इसका, ये एक एक्यूरेट है, दैट इज EMF क्या हुआ? EMF हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इन द होल, इन सेल और सर्किट। ठीक है, ये हुआ। अब ये आ गया। इसके बाद है यूनिट क्या होंगे? यूनिट SI यूनिट होंगे, दैट इज जॉल पर कूलम। और क्या होते हैं? वोल्ट। एक तरह का पोटेंशियल है तो ये वोल्ट होंगे इसके। ठीक है, EMF हो गया। अब नेक्स्ट है दैट इज यूनिट हो गई। अब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम B से लिखते हैं। ये क्या होता है? देखो, ये हमारे पास कोई सेल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ये दो रोड्स डाली हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको एक सर्किट लगाया, एक बल्ब जोड़ दिया इसके साथ, जहां पर हमने एक बल्ब जोड़ा। ठीक है, अब जैसे बल्ब जोड़ा तो क्या होगा? जहां पर फील्ड करंट होगी तो करंट, इलेक्ट्रॉन जहां चलना शुरू हो जाएंगे करंट चलेगी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस होगी तो वर्क भी होगा। तो सिर्फ सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए जो काम करना पड़ता है सेल को, उसको हम बोलते हैं उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ गए? एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, सिंगल चार्ज को घुमाने के लिए सेल को काम करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो द वर्क डन to move unit charge in circuit from one terminal to other known as terminal potential difference। terminal potential difference V से लिखते हैं, इट इज नोटेड बाय V। ठीक है, इसको B से लिखते हैं हम। अब करंट चलेगा तो रेजिस्टेंसेस भी होंगी। कौन कौन सी रेजिस्टेंस?
जो सर्किट में रेजिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। कोई भी अप्लायंस जो भी जोड़ेंगे जिसमें हमें करंट को फ्लो करवाना है सेल से, तो उसको हम उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी सर्किट में। और जब इलेक्ट्रोलाइट चलते हैं आयंस, इलेक्ट्रोलाइट आयन जो है उनकी मूवमेंट होती है, तो उनमें भी कोलिजन होते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो जो रेजिस्टेंस होगी यहाँ पर, ठीक है, तभी तो आप सेल को देखो, सेल का यूज करो तो कुछ टाइम बाद सेल गर्म हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं हम स्मॉल आर से, ठीक है। तो वही है नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस क्रिएट की जाती है, दैट इज करंट को फ्लो होने में, जो करंट जहां से चलती है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by electrolyte the resistance offered by the electrolyte in flowing current in cell known as internal resistance of cell, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर से लिखते हैं इसको, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। अब है नेक्स्ट कि रिप्रेजेंट कैसे कर, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। अगर सेल में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस की कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। तो आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा। तो दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि आयंस कोलाइड भी उतने ज्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो पहली फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जिंक और जो जिंक की या कॉपर की जो है उनके बीच कितना डिस्टेंस, इस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, एरिया, प्लेटों का एरिया कैसा, इनका एरिया कैसा। छोटा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा। बड़ा एरिया होगा तो कम होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इस पे भी डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इनमें थर्मल मोशन ज़्यादा हुआ, थर्मल मोशन किस पे डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कोलिजन भी ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्या, रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल मोशन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इन पे फैक्टर पे सेल का डिपेंड करता है, ठीक है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल अभी बताया क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का पोटेंशियल ज्यादा एक का कम, और दोनों को पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी डिनोट करते हैं हम इसे। सेल बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय two rods, two parallel rods, one is higher, longer and
अदर इज शॉर्टर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, सिर्फ सेल ही लिखना अपना, तो ये होगा, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो बड़ी रोड होती है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, छोटी का कम होता है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन होती है हायर टू लोअर। चार्ज कहाँ चलते हैं, माइनस टू प्लस। ठीक है, बाहर और अंदर कहाँ चलते हैं, प्लस टू माइनस, और डायरेक्शन कौन सी होती है, माइनस टू प्लस। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया इसका सिंबल। आगे है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल having EMF and resistance, having EMF and resistance। अगर सेल की रेजिस्टेंस है और EMF भी है उसका कुछ, उसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे पेपर पे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए ये आ गया सेल, सेल को ऐसे लिखते हैं, टू टर्मिनल, वन इज लॉन्गर एंड अदर इज शॉर्टर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और रेजिस्टेंस यहाँ, और इसको कवर कर देते हैं एक बाउंड्री में, बाउंड्री में कवर होता है। ठीक है, तो ये बन गया सेल, ऐसे लिखेंगे। EMF E जहाँ होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो EMF या तो ऐसे लिख देते हैं, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस जहाँ लिख दो R और EMF E, तो ये आपकी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन सेल की। अब देखेंगे कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या डिफरेंस होता है। रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा ज़्यादा होगा। तो आपको पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक से लेके सर्किट में से दूसरे टर्मिनल तक जाने में चार्ज को जो वर्क करवाना पड़ेगा सेल को, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और होल सेल और सर्किट में जाने के लिए जो काम करवाना पड़ेगा दैट इज EMF। तो दो निकालने हमने रिलेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है रिलेशन बिटवीन EMF, रिलेशन बिटवीन EMF and terminal potential difference, terminal potential difference दोनों में E और V में रिलेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। तो हम बताया हुआ आपको कि क्या करेंगे, E और V में रिलेशन निकालेंगे। तो E निकाल लो, दूसरी साइड V बना दो, जब E निकालो V निकालो, दोनों को कंपेयर कर दो तो भी आ जाता है। तीन मेथड बताए हुए रिलेशन।